से अभी ब्रॉडकास्ट और केबल नेटवर्क को जिस प्रकार से बुलाकर न्यूज़ प्रसारण और कॉपीराइट के तहत रखा गया, वैसे ही इंटरनेट में आईपीटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी के थ्रू बहुत सारे न्यूज़ प्रसारित किया जा रहा है, तो उसको भी प्रेस और ये मीडिया को कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए कोई लॉ बना हुआ है क्या? उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। थैंक यू सर। हाँ जी, इसमें 2 अलग-अलग टाइप के लॉज़ हैं। पहला जो है, एक तो केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट जो है 1995 का, ये एक लागू होता है। तो जो भी टेलीविज़न मीडिया है, तो टीवी के मामले में केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट लागू होता है। उसका एक्ट है, उसके अंतर्गत रूल्स भी बने हुए हैं। दूसरा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आईपीआर के संबंध में तो बहुत सारे कानून हैं, 7-8 अलग-अलग लॉज़ हैं। वो सभी कानून उसमें लागू होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है और दूसरे जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है या उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स है, ट्रेड सीक्रेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये सभी चीज़ें लागू होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला जहाँ तक है, तो वहाँ पर अलग से एक पूरा ब्रांच है स्टडी का, लॉ कानून का, वो उसमें लागू होता है। और बाकी जो टेलीविज़न मीडिया जो है या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो केबल टीवी रेगुलेशन का जो एक्ट है, वो लागू होता है। और बाकी जो हाँ, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह जो है, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसमें रेगुलेट करने के लिए अभी भी क्लियर प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिमिनल प्रावधान काफ़ी क्लियर है और वो आईटी एक्ट उन पे लागू होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंटरनेट के मामलों में। थैंक यू सर। ओके। इसमें और कोई प्रश्न? Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Sir, yeah, actually, I learned lot from these sessions because I do not ask questions because all these chapters are new for me. So I learned lot. You have really done a wonderful and very marvelous, excellent session, sir. God bless you. All the best for the next session. I will attend next Sunday also. God bless you, sir. Take care. Sir. Thank you, madam. Thank you for joining us from Bangalore. Actually, even I was not aware of so many provisions, but because of my request from our journalist friend and Shivanand Dwivedi ji, I thought that I would make an effort to make this and explain all these provisions in simple Hindi so that all the say journalist friends all over India may benefit from it and they will be aware of this new provisions and what are the changes. So I hope they will be happy because of the changes proposed to be made by the government, and maybe this act will be soon passed in the winter session of Parliament. After which this bill will become an act, and these changes will become effective. Thank you, madam. Hemant ji Tandel. नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। आवाज आ रही है जी? हाँ वीरेंद्र जी, हाँ जी। आ रही ना? हाँ, फुल है और थैंक यू फॉर दैट। एंड आपका अपना जो एमपी के हमारे जो है उनका और सभी मित्रों का। अच्छा, मुझे एक प्रश्न है, मतलब 3-4 प्रश्न है, लेकिन पहला प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ पे एक जो वीकली न्यूज़पेपर होता है, तो वीकली न्यूज़पेपर पे वो उनका फादर आपकी आवाज बंद हो गई के टंडन जी। नाम पे अच्छा, चल रहा आवाज था क्लियर और नहीं आ रही है। इस फादर वो उसी का नाम पे जो उनका उसने कुछ लिखा था, उनके ऊपर इमीडिएट एफआईआर हो गया। एफआईआर हो गया और वो भी एक नहीं 2-3 पुलिस थाने में फादर के नाम पे चल रहा है, उनके ऊपर ट्रांसफर नहीं करवाया था। हेलो, हाँ, तो उनके ऊपर ये फिर उसके बाद ये मैटर पूरा क्लोज हो गया। इतना बाहर आया कि उन्होंने ट्रांसफर नहीं करवाया था और मतलब वो लोग इतना साल से मतलब क्या मैटर क्लोज हो गया? छाप रहे थे जो क्लोज हो गया? नहीं, मतलब उसके बाद कुछ आया ही नहीं कि मतलब इतना मुझे इतना जानने को मिला कि उसका फादर के नाम पे चल रहे थे। उसके बाद उन लोग ने उसका नाम चेंज कर दिया। जो उनका जो न्यूज़पेपर था उनका नाम उन लोगों ने चेंज कर दिया था वो लोग का, ऐसा। तो उस पे ऊपर अगर आगे मतलब क्या कर सकते हैं?
उसमें देखिए जो प्रेस रजिस्ट्रार है उनको सूचित करना जरूरी है जब भी अखबार का नाम चेंज किया या ओनरशिप जब चेंज किया जाता है। दूसरी बात देखिए जो क्रिमिनल प्रोविजन है तो उसके लिए देखिए 2 अलग-अलग रेमेडी होती है। एक रेमेडी तो होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कंप्लेंट करना, पीसीआई को, व्हिच इज अ जुडिशियल बॉडी और स्पेशल कोर्ट हम मान सकते हैं प्रेस के लिए। तो वो मैटर्स ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने जाते हैं। और यदि क्रिमिनल मामला हो तो फिर जो है वो एफआईआर और ये जो ऑर्डिनरी पुलिस के पास जो रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे डिफेमेशन है या कोई दूसरी चीज है। तो ऐसे इवन अखबारों के खिलाफ भी कई बार डिफेमेशन के केसेस चलते हैं। और इसीलिए जो प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट होते हैं तो उनको जर्नलिस्टिक एथिक्स है या ये भी चीजें बताई जाती है ताकि वो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी न्यूज़ छापनी है तो केवल एक व्यक्ति का वर्जन ना ले बल्कि दूसरे व्यक्ति से भी उसको कंफर्म करे अपोजिट पार्टी से कि आपके बारे में ये बातें हो रही है, तो आपको क्या करना है। और जब दूसरा जब जवाब नहीं भी देता है तो एटलीस्ट वो कॉल करके वो कर लेते हैं कि इनसे फोन द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो सका या उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, ताकि वो जब अपना वर्जन दे तो उसको अगले एडिशन में, अगले इशू में छापा जा सके। तो इस तरह से जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है उसको भी फॉलो करना जरूरी है ताकि कोई क्रिमिनल केस में इस तरह से ना फंसे। और आपको यदि लगता है किसी ने गलत किया और आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो पीसीआई तो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आप शिकायत कर सकते हैं या नहीं फिर क्रिमिनल रेमेडी भी आपके पास है। उसमें भी उन लोग को 2 साल पहले ये हो गया कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन छापा है वो गलत है, तो उनके भी उधर से भी उन लोग का ये आया कि भाई 100 कोस नोटिस जारी किया। तो फिर उन लोग ने उसमें ये होता है कि मतलब पहले जो जब भी नोटिस जिसका नाम दिया जाता है कि चलो ठीक है। हाँ ठीक है, नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन हेलो। उसमें है कि यदि किसी को माफीनामा छापने के कंडीशन है तो वो उसमें वो बोल सकते हैं कि आपने जिस पेज पर या जिस प्रोमिनेंस से आपने वो न्यूज छापी की थी उसी जगह पर आप अगले एडिशन में अपना माफीनामा भी प्रकाशित करें। इस तरह का भी नोटिस उनको दिया जा सकता है। और फिर यदि वो अपनी गलती एडमिट कर लेता है, माफीनामा छाप देता है, तो अच्छा, फिर उसमें बराबर। कार्रवाई से वो आगे अभी बच जाते हैं। हाँ यस, फिर माफी छापने के लिए इंसिस्ट किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या हो गया अभी? अच्छा, क्योंकि ये जो छापा था उसके बाद तो कुछ आया नहीं, उसके आगे क्या होगा? लेकिन वो लोग ने अपना मतलब जो नाम मतलब मुझे लगता है ऐसा कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा, जो भी है डीआईजी, हाँ, आईजी या जो भी हो पुलिस सकता है के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ हो जो गया होगा और फिर हाँ, फिर उसके लिमिटेशन भी होता क्योंकि है क्या हो उसमें। गया उसके बाद इमीडिएट उन लोग ने नाम नाम वगैरह चेंज कर दिए इसका, उसका न्यूज़पेपर का, और वो अपना खुद का मतलब जो भी उसका जो मतलब वो खुद का नाम से वो चला रहा है। हाँ, ये भी वो कर सकते हैं, लेकिन उनको रजिस्टर ऑफ प्रेस को, जो नहीं, प्रेस वो रजिस्टर है, उसने उसको कर सूचित करना चाहिए। दिया क्योंकि उसमें तो उन लोग का मास्टर ही, दे आर द मास्टर इन दिस, ऐसा ऐसा है। अभी ठीक है, चलो ये अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने हमने आरटीआई हाँ, डाला, हाँ। मैंने बोला कि रजिस्टर्ड हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन मैंने पूछा कि रजिस्टर्ड जो भी मतलब न्यूज़पेपर है वीकली, डेली और मंथली, उनका ये दीजिए। उसमें मुझे 17 प्रेस रिपोर्टर का और जो एडिटर है उनका नाम मुझे दिया गया। लेकिन कम से कम वलसाड में देखा जाए तो 100 से ऊपर लोग हैं जो प्रेस का गाड़ी लगा के घूम रहा है, कार्ड लेके घूम रहा है। तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है? उसमें देखिए वो एक आम समस्या है, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 में जो पत्रकार नहीं है और वो यदि प्रेस या कई बार लोग पुलिस, डॉक्टर, पता नहीं क्या-क्या चीजें हैं जो मिसयूज, इवन लाल बत्ती, नीली बत्ती वाले केसेस होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये प्रेस जो इसमें आता है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1989 में, तो उसमें आप जो ट्रैफिक पुलिस है या जो आरटीओ है उनको आप शिकायत कर सकते हैं और वो इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। उनको इसमें पावर है। पेनल्टी वगैरह फाइन इम्पोज भी कर सकते हैं वो, है ना? ये सब मोटर व्हीकल्स एक्ट में आ जाता है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया 117 ओनली 17 लोग का दिया गया है, लेकिन वही लोग कलेक्टर का भी इंटरव्यू लेके मतलब उसके उसमें जो नाम नहीं है जो लिस्ट में, तो उसके बाद वो लोग कलेक्टर का भी इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, डीएसपी का भी लेते हैं, या तो जो भी घटना है यहाँ पे मतलब जो उसमें इंटरव्यू वगैरह लेने पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी पर वगैरह लिखना ये फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट में उनका आता भी है। लेते हैं, तो तो ये तो कोई उसमें भी व्यक्ति नहीं किसी का है, भी ले लेकिन वो सकता है। मतलब डिजिटल चैनल से भी लेकिन वो अच्छा प्रेस के नाम से करते तो फिर वो इम्पर्सोनेशन वगैरह बन सकता है, तो ऐसा कोई ऑफेंस बनता है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज इंटरव्यू वगैरह तो कोई भी किसी का ले सकता है, उसमें वैसे लीगली कोई रोक नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें लीगली कोई आपको नहीं, प्रेस का पता कर लेना लेकिन या फिर जैसे हाँ, राइट। कोई किसी को इम्पर्सोनेट करता है कि मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ, या इस तरह से कोई करता है, या मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, तो इस तरह से फॉल्स इम्पर्सोनेशन होता है,
तो वो आईपीसी में क्राइम बन सकता है। अच्छा, आईपीसी में क्राइम बन जाए, लेकिन अगर जो मतलब मुझे जो लिस्ट दिया गया, जो नाम दिया गया 17 लोग के अलावा कोई नहीं है उसमें, बहुत संदेश, दिव्य भास्कर मतलब दैनिक भास्कर है, संदेश है, गुजरात मित्र है, तो उन बड़े बड़े लोगों का दिया है, लेकिन जो वीकली है उसमें बहुत सारे कम लोगों का नाम है, लेकिन अभी भी उन लोग का मतलब जो ये नोट्स आते रहते हैं वो सब व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई नहीं, हो सकता है कि अखबार भी छप रहा हो, और यदि अखबार छप रहा है और बिना प्रेस रजिस्ट्रार के जानकारी के बिना छप रहा हो तो फिर कंप्लेंट की जा सकती है, और जो प्रेस रजिस्ट्रार है वो उनको पेनल्टी कर सकता है कि बिना परमिशन के आप अखबार छाप रहे हो। तो पहले बात तो ये देखो कि इंटरव्यू लेना तो अलग बात है, अखबार छप भी रहे कि नहीं ये भी आप पता लगाओ, और फिर यदि बिना मान्यता के अखबार छप रहे हैं तो फिर उसमें इसमें जो है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में केस बन सकता है। अभी लेकिन उसमें बहुत सारे में उसमें लिखता है प्रत आवृत्ति मतलब एडिशन कितना है, तो उसमें लिखता है वो 100 नोज ऐसा, ठीक है। उसके बाद वो मतलब दो कलेक्टर में देखे जाता है, दो डीएसपी ऑफिस में, दो जिला डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, दो कोर्ट में। हाँ हाँ, तो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें पता कर सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो ये जो प्रेस और 10, रजिस्ट्रार है 15, उससे भी आप 25 ये उन लोगों मांग को भी सकते हैं। खर्चा पड़ता है। अच्छा ऐसा, अगर लेकिन कम है तो उसमें हम लोग को मतलब लीगली जाना पड़ेगा, बराबर ना, ये जो भी है कि भाई इनका पेपर आता है हाँ, जो ये फिर उसमें देख लो कि मतलब उन लोग क्या एग्जैक्ट वायोलेशन है, ये आपको एस्टेब्लिश करना नहीं, पड़ेगा कि वायोलेशन तो कोई है, चीज गलत है वायोलेशन या कोई वो चीज इरेगुलर वो है। लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग 200 छाप ये करते हैं, प्रिंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रिंट करते हैं 20 या 50 ही, ऐसा है, क्योंकि उनका पेपर तो कोई लेगा नहीं ना, ऐसा नहीं, होता तो फिर वो है। हाँ, तब वो सर्कुलेशन की मामला है, तो फिर सर्कुलेशन में उनके क्या फिगर्स है, क्योंकि ये जो प्रेस रजिस्ट्रार है उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो किसका कितना सर्कुलेशन है ये करे। इवन उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था कि राज्यपाल ने जो भी यहाँ के न्यूज़पेपर्स है तो किसका कितना सर्कुलेशन है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह छापना है तो आपको लोकल न्यूज़पेपर में छापना है, या इससे ज्यादा जिसका सर्कुलेशन है उसी में आपको छापना है। तो इस तरह की नियमावली भी राज्यपाल ने बनाई हुई है, तो या उसके लिए मतलब रिकॉग्नाइज किए हुए हैं कुछ अखबार कि ये ही है जिनका सर्कुलेशन इससे ऊपर है, तो ये रजिस्ट्रार वो प्रेस रजिस्ट्रार से वो फिगर लेते हैं और उसके आधार पर वो इस तरह का निर्णय लेते हैं। तो इसमें जैसे सर्कुलेशन का वगैरह भी ऑडिट होता है, और ये फिगर्स आप उसमें उनसे डिमांड कर सकते हैं कि किसका कितना सर्कुलेशन है वो पता चले। अपना रजिस्ट्रार उनसे आ, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास तो प्रश्न ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। शिवानंद जी, कोई ज्यादा लोग तो है नहीं ना पीछे में, नहीं तो कोई मैं बात फिर नहीं, मेरा पूछिए कट कर पूछिए। देता हूँ। अच्छा सर, ये जो आपने जो बताया कि जैसा ये है, क्योंकि अभी तो क्या होता है कि मेरा आवृत्ति जो है, मेरा एडिशन है वो प्रिंट मीडिया का ही है, लेकिन फिर भी वो व्हाट्सएप पे वगैरह आता है कि भाई इन लोग ने ऐसा, उसमें नीचे में थोड़ा सा ऐड आ जाता है ऐसा, कि वो लोग ये डाल देते हैं कि भाई हम लोग को आज का ये लेटेस्ट न्यूज, मतलब जैसे कल बलसाड़ में हो गया कि एक ट्रेन जा रही थी उसमें आग लग गई, तो वो तो नेशनल न्यूज है हो गया उसके बाद, भाई वलसाड़ में चल रही ट्रेन में लग गई करके, ठीक है, तो उतना छाप देते हैं ऊपर में, नीचे में जो भी है वो उनका ऐड दे देता है, लेकिन वो एक्चुअली रजिस्टर्ड है एज प्रिंट मीडिया, लेकिन व्हाट्सएप में जब भी छोटा सा एक डेली न्यूज का बेस्ड है तो वो भी वो उसमें ये कर देते हैं, तो उसके लिए देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें ये एक ये न्यूसेंस ये भी होता है कि जैसे जो स्पैम होता है या अनसॉलिसिटेड एडवर्टाइजमेंट कई बार आते रहते हैं वेबसाइट पर, तो ये जो चीजें है ये अ, भारत में ऑफेंस नहीं है। इसमें ये कि अलग-अलग जगह पर जो आता है इंटरनेट, कुछ कंट्रीज में ऑफेंस मानते हैं स्पैम को, जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट वगैरह आके डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इसमें कुछ देशों में ऑफेंस है, कुछ देशों में नहीं है, क्योंकि इसमें वेबसाइट भारत की हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है। तो हर देश में कानून में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एकरूपता नहीं है। तो इसलिए इसमें एक जैसा कानून लागू नहीं होता है कि कहाँ पर चाहे वो मतलब प्रिंट मीडिया हो उसमें भी एडवर्टाइजिंग एथिक्स होते हैं, और ये अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट वगैरह सर है तो वो हो सकता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऐड लग सकता है, पीसीआई को भी शिकायत की जा सकती है। सर ये जो आप बोल रहे हो वो इलेक्ट्रिक मीडिया जैसा फेसबुक पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ऐड आ गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो फेसबुक पे या अपना व्हाट्सएप पे जो पोस्ट डालते हैं ना, तो ऊपर में जो है कि भाई आज बलसाड़ में ये ट्रेन चल रही थी उसमें आग लग गई और ऐसा, और उसमें नीचे में दे देता है कि जो भी है वो ऐड डाल देता है कि आज मतलब ये जो शूज का ओपनिंग हुआ, शूज स्टोर का ओपनिंग हुआ, तो वो छोटा छोटा सा उसी का प्रिंट मीडिया में ये लोग डाल लेते हैं उसी क्रम में, जो फेसबुक हाँ, ये यस जो यस। डिजिटलाइजेशन। हाँ, ये उसमें
ये है कि जो भी चीज है, कोई कॉपीराइट का वायोलेशन यदि है, तो फिर उसमें इशू बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अदरवाइज उसमें छापने में और इसमें कोई ऐसा रोक वगैरह नहीं होता है। स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते हैं तो उसमें भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिश करने पे ऐसी कोई रोक नहीं है। नहीं क्रिमिनल ऑफेंस होता हो तो ही फिर प्रॉब्लम होती है सर, वो उसमें, नहीं, या फिर लेकिन कोई स्पैम वगैरह हो, या हाँ, सर मैं आपको जो पूछ रहा हूँ किस तरह की कि ऐड की पर्टिकुलर बात कर न्यूज़ रहे हैं आप? डाला है कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री 15 अगस्त 2023 के दिन राष्ट्रीय पर्व जो है हमारे स्वतंत्र दिन का 15 अगस्त का, वो वलसाड़ में मनाया गया। ठीक है, उसके नीचे में वो एक कि भाई आज ये स्टोर का ये जो है यहाँ पे अच्छा जो खाना मिलता है, यहाँ तो होटल का कुछ वगैरह वो नीचे डाल देते हैं वो लोग थोड़ा सा ऐसा, और वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते। उसका मैं पूछ रहा हूँ। वो स्पॉन्सरशिप है, वो कमर्शियल हाँ, एग्रीमेंट होता है, स्पॉन्सरशिप, और वो उसमें करेक्ट, स्पॉन्सरशिप करेक्ट। वगैरह ले सकते हैं, एडवर्टाइज लेके विज्ञापन लेने का भी सबको अधिकार है, और पैसे कमाने का भी सबको अधिकार है। तो वो अच्छा, ट्रेड एंड बिजनेस जो उसके मुताबिक वो कर सकते, हाँ यस, ये सबको अधिकार है। वो तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एसोसिएशन ये भी है, प्रोफेशन, वो भी संवैधानिक अधिकार है। तो वो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, वो कानूनी अधिकार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऐसा इवन कुछ जो ये नहीं ना, स्कूल बस के वो मैगजीन वही। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसमें कोई अनएथिकल वो चीज नहीं है। वो तो हम्म, सीधा पैसा लेके, और वो अंडरस्टूड है कि वो पेड विज्ञापन है, तो वो पैसा भी उनसे ले रहे हैं, तो उसमें कोई वो चीज नहीं है, उसमें कोई हम्म, प्रोहिबिशन नहीं है। जो स्पॉन्सर करते हैं तो विज्ञापन दाता जो है वो उसके पैसे भी देता है विज्ञापन छापने के। तो ये है कि लेकिन विज्ञापन को जब न्यूज के राइट, स्टाइल में राइट, करते हैं तो फिर वो पेड कहलाता है, और पेड न्यूज है तो वो फिर अनएथिकल चीज मानी जाती है। राइट, अदरवाइज राइट सर, विज्ञापन राइट लेना सर। और ये कोई भी चीज उसमें अनएथिकल नहीं है, सर उसमें उसी में कोई एक, मतलब वो वायोलेशन नहीं है किसी भी तरह का। इवन स्टूडेंट्स वगैरह राइट, उनका राइट मैगजीन सर, तो छापते हैं, वो उसी में भी एक चीज जोड़ स्पॉन्सरशिप के देता हूँ लिए मैं आपको कलेक्ट करते हैं, वो भी कि विज्ञापन देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन वो जो न्यूज़पेपर है दैट इज ओनली रजिस्टर्ड एज ए प्रिंट मीडिया, एंड वो छोटा छोटा न्यूज जो व्हाट्सएप में जो डेली का मतलब वो वीकली है, और छोटा छोटा न्यूज जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करता है कि हमारा ये न्यूज़पेपर के आज का इन्फॉर्मेशन है और ऐसा, तो उसमें कोई तो कर वायलेशन जैसा सकते है? हैं वो कोई नहीं, वो तो वो उनका मूलभूत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और लीगल राइट। वो तो ऐसा है कि चूंकि अब तो इसमें भी हो गया ना क्लियर कि जो प्रिंट मीडिया उसके साथ वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी वो छाप सकते हैं, और नहीं वो छापते ही है, क्योंकि वीकली पहले तो है, कंप्यूटर पे ही जनरेट होता है वो वीकली है, वो उनका रजिस्ट्रेशन हाँ वीकली उसमें, है, लेकिन वो रोज छोटा छोटा हाँ हाँ वगैरह रजिस्ट्रेशन भेजता है तो वीकली है, फिर लेकिन कोई हाँ हाँ वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो डेली ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे इंडिया टुडे के भी डेली बुलेटिन आते हैं, जबकि इंडिया टुडे इज वीकली, यस, तो वो बिल्कुल छाप सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अच्छा, उनको भी है। ओके, 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 हम्म। थैंक यू वेरी मच सर, माय माय टर्न इज ओवर नाउ, थैंक यू। ये प्रेजेंटेशन की कॉपी डिस्प्ले नहीं हो रही थी, ऐसा आखिरी में हाँ थोड़ा सर, वो वो प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी, मेरा वो तो लैपटॉप नहीं हैंग हो मतलब गया था। तो एक एनीवे मैं नंबर और ग्रुप दो में, नंबर के बाद आता क्या था सर एक्चुअली? हाँ सॉरी हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगा है ना यस उसको सर, कॉपी, ओके, ताकि जो एटलीस्ट जो कनेक्टेड है वो एटलीस्ट मेरे मैं जिन ग्रुप में हूँ या जिन इंडिविजुअल्स को जानता हूँ, तो उनको मैं पर्सनली इसकी कॉपी भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, और आपका और वीरेंद्र जी और ताकि हाँ, हमारे सभी लोग मित्रों का थैंक यू। आई एम अनम्यूटिंग में। और भी कुछ लोगों के हैंड रेज है, इसमें विष्णु प्रसाद जी है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज होता है जो अपने कॉलेज के नाम के साथ तो आर्ट्स कॉमर्स एंड लॉ कॉलेज लगाता है, हम्म। नाम के साथ तो लगा लिया है, पर जब वो एफिलिएशन के तहत सारा चीज नहीं है, मतलब लॉ तो चला रहा है, नाम भी ले लिया, लॉ भी चला रहा है, एफिलिएशन ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं? उसमें देखिए जो अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडीज है, बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उसमें जो जिस टाइप का कोर्स चला रहे हैं, तो जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको शिकायत की जा सकती है, जिसमें एक है यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी सर। बोर्ड यदि है तो उसमें अलग अलग स्टेट के स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स है। फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज है तो उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो जिसको एनएमसी कर दिया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज है तो एआईसीटी में आता है। मैनेजमेंट कॉलेज है वो भी एआईसीटी के अंडर में आता है। डीएड बीएड कोर्सेज वगैरह है तो वो जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसमें आता है। उसके अलावा जैसे नर्सिंग से संबंधित कोर्स है तो नर्सिंग काउंसिल के अंडर में आते हैं। एलएलबी कोर्स है तो बार काउंसिल के अंतर्गत आते हैं।
तो जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, क्योंकि हम हर साल यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज की भी लिस्ट जारी करते रहता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है और अपने नाम में विद्यापीठ या विश्वविद्यालय या इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, तो वो प्रोहिबिटेड है। लेकिन क्या है कि पुलिस पावर्स यूजीसी को नहीं है, तो रेगुलेटरी पावर्स है उनको, वो रेगुलेट कर सकता है, वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन पुलिस पावर्स जो है वो अफेक्टेड व्यक्ति है वो फिर एफआईआर करके इन्वोक कर सकता है। तो इसलिए इस तरह के बहुत सारे ये होते हैं। फिर जो कोर्सेज जो होते हैं मान्यता प्राप्त भी हो सकते हैं, बिना मान्यता के भी हो सकते हैं, और बिना मान्यता के है तो वो गलत नहीं है, बिना मान्यता के भी कोर्स कोई भी चला सकता है, लेकिन दे हैव टू डिस्क्लोज कि ये कोर्स की कहीं से कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि एजुकेशन स्प्रेड करना भी सबका अधिकार है। तो उसमें लेकिन है कि वो डिग्री के नाम से या उस तरह से नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उसमें फिर उनको किसी से भी कोई भी मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं, और वो अपने जो भी कोर्सेज है अवेयरनेस के लिए वो चला सकते हैं। तो इस तरह के सर्टिफिकेट कोई भी जारी कर सकता है, तो उसमें हर एक चीज मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन डिग्री वगैरह है तो फिर वो यूजीसी के नॉमेनक्लेचर के मुताबिक होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री है तो एआईसीटी की जो ब्रांचेस है उसी ब्रांच में होनी चाहिए, तो फिर ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सर जो लॉ कौन से है, कोर्स चलाए जा रहे हैं? हाँ सर, लॉ है डिग्री कोर्स के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें अभी मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, मैं वहीं से लॉ कर रहा हूँ। हमें जानकारी अभी भी पता चली। अब उस तहत क्या है कि सर मैं आगे की प्रक्रिया भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक ही सेमेस्टर बचा है एग्जाम, ऐसे भी यूनिवर्सिटी हाँ, के ये हिसाब से मुझे लेट। मैटर पता चला था। हाँ जी, मध्य प्रदेश का हाँ मैटर सर, है ना ये? वाराणसी बालाघाट से हूँ मैं सर। हाँ, यस यस। तो उसमें ये मुझे पता चला था कि कुछ स्टूडेंट्स का है, तो इसमें ये कि आप जो कार्रवाई कर, ये तो मामला हाईकोर्ट में भी गया ना, हाँ सर, जबलपुर हाईकोर्ट में। वो मोस्ट सीनियर है मध्य सर, प्रदेश हाईकोर्ट। 2 साल पहले वो अभी हाँ, पहुंचा यस है। यस। आपने पहले भी शायद बात हुई थी एक बार, तो इसमें आपसे नहीं, किसी आपके किसी कलीग से बात हुई जी थी। जी तो उसमें ये है कि जो हाईकोर्ट में चल रहा है, तो हाईकोर्ट में वो रेमेडी है ही ऑलरेडी, है ना, वो मैटर चल रहा है, तो देख लीजिए हाईकोर्ट उसमें क्या निर्णय देता जी है ना। सर जी। तो उस तरीके से आगे उसमें कार्रवाई हो सकती है। क्या है सर, मैं बीसीआई में आरटी लगा के जानकारी मांगा, उसमें जानकारी तहत उनने मुझे 2011 तक का मतलब संबद्धता मिल रही है हाँ, बोले हैं, और उसके बाद से जी वो केस संबद्धता मुझे नहीं है जी केस मुझे ये पता है स्पष्ट वो। कर दिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन कोर्ट भी उसमें क्या करता है कि केवल फीस रिफंड कर देता है, करा देता है, और फिर जो कॉम्पेंसेशन दिलवा सकता है। लेकिन जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो जो भी कैंडिडेट करते हैं इट इज एट देयर ओन रिस्क, और उसमें फिर क्रिमिनल रिमेडी वगैरह भी करते हैं, तो उनको परस्यू करना होता है। क्योंकि जो आपको ये तो क्लियर पता चली गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो बता ही दिया जी सर। कि एलएलबी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसमें बार काउंसिल से आप लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने मान्यता नहीं दी और उन्होंने साफ साफ बता भी दिया कि हमने मान्यता नहीं दी, तो उनका रोल खत्म हो गया कि आप एलएलबी के बाद भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दैट्स फाइनल, ठीक है। अब उसमें एक कि आपके पास क्या रेमेडी है, तो एक अपना फीस वापस ले सकते हैं, दूसरा है कि उनको जेल भेजना है तो वो क्रिमिनल कार्रवाई है। कॉम्पेंसेशन आपको चाहिए कि मेरा 3 साल का एफर्ट बर्बाद हुआ या जो भी है, तो वो कॉम्पेंसेशन आप मांग सकते हैं, सिविल रेमेडी या टॉर्ट्स में आप कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज आपके पास है। सर हमें क्या है अगर कि उसके तहत हमें रजिस्ट्रेशन, बीसीए में रजिस्ट्रेशन ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो नहीं मिल सकता, वो तो गैर कानूनी है। वो फिर बीसीआई तो तभी करेगा जब कोर्ट ऑर्डर करेगा, और बीसीआई के भी जो स्टैंडर्ड्स है, बीसीआई ने स्पष्ट बोल दिया है कि हमने नहीं दिया। उसमें जो भी नॉर्म्स है बीसीआई के स्टैंडर्ड्स है, वो यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो बीसीआई वो देने से मना कर सकता है। और उसमें फिर ये कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो बीसीआई के खिलाफ जा सकता है, आप नहीं जा सकते एज ए कैंडिडेट, सर जैसे हमें क्योंकि जिस वो तो प्रकार वो से, एडमिन कॉलेज मैनेजमेंट की कमी है, वो आपकी नहीं, कमी नहीं है ना, वो तो हाँ कॉलेज सर मैनेजमेंट की उससे मैं कमी है। एग्री हूँ। तो जब तक वो, और बीसीआई नोटिस भी देता है, बीसीआई उनको मौका भी देता है, वार्निंग भी देता है, और जब मान्यता वगैरह का होता है तो उसमें कम्युनिकेशन भी होता है। फिर जैसे ही ऑर्डर हुआ तो उनको भी वो चैलेंज करना चाहिए, या तो डिफिशियंसी रिमूव करनी चाहिए। एआईसीटी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पहले नोटिस देता है, जैसे 3 महीने का होता है वार्निंग पैरामीटर, तो इंस्टीट्यूट कॉम्प्लाई कर देता है और उनको कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भेज देता है, तो उस तरीके से वो 3 महीने में डिफिशियंसी रिमूव हो जाती है, मान्यता मिल जाती है। तो उसमें चूंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ किया नहीं होगा लॉ कॉलेज ने, तो इसलिए फिर वो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको कॉम्पेल नहीं कर सकते हैं। किसी को भी गैर कानूनी काम करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। नहीं दैट इज द लॉ। नहीं सर, वो उससे चीज में मैं एग्री हूँ, पर बीसी, बीसीआई को भी आप गैर कानूनी काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वो तो ठीक है सर, बस मेरा एक ही ये था कि बीसीए को जब पता था कि हमारा जो कॉलेज है 2011 के बाद से एप्लीकेशन नहीं दिया, तो हमारे कॉलेज को नोटिस देते हुए लॉ बंद करने के लिए एक आदेश वही भी तो मैंने पारित बताया ना, कर सकता था सर। वही मैंने बताया, दे डोंट हैव पुलिस पावर्स। पुलिस पावर्स यूजीसी को भी नहीं, एआईसीटी को भी नहीं, बीसीआई को नहीं, किसी को नहीं। किसी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कराने का जो पावर है वो पुलिस पावर्स उनको नहीं है। पुलिस पावर जो है दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी कर सकता है जो अफेक्टेड व्यक्ति है,
और वो क्रिमिनल पावर ये करके उसमें ये कार्रवाई कर सकता है, और इवन कोर्ट भी उनको बंद करने के लिए कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था, आपको पता होगा, प्रोफेसर यशपाल केस, तो 90 यूनिवर्सिटीज छत्तीसगढ़ में बंद हो गई थी 5 साल के अंदर। तो 90 यूनिवर्सिटी जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, और ये प्रोफेसर यशपाल का जो केस था, जो यूजीसी चेयरमैन थे पहले, तो उसमें उन्होंने बोला कि या तो आपको चालू रहना है तो अपने आप को कॉलेज बोलो और अपने नाम से यूनिवर्सिटी शब्द हटा दो, एंड सीक अफिलिएशन विद द एक्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, और यू शट डाउन। और वहां पर जो स्टूडेंट थे, लगभग 2 लाख स्टूडेंट थे, तो उनका जो था, उन्होंने बोला कि एक क्रेडिट सिस्टम टाइप का, कि जो भी उन्होंने पास किया है तो वो उनके साथ रहेगा, ताकि उनका एजुकेशन का लॉस ना हो, और दे विल बी डायरेक्टली एडमिटेड इन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर इन अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ताकि वो जो 2 लाख स्टूडेंट्स है लगभग, अब 90 यूनिवर्सिटीज है, मतलब हर एक में सब, तो आप मान लीजिए कि 2-2 हजार जितने स्टूडेंट्स होंगे। जी सर। तो उस केस में इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जी सर। इसमें अब देखते हैं कि हाईकोर्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट में क्या निर्णय लेता है। कि मान जी लो जो सर। स्टूडेंट्स है, सपोज क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, इस तरह की भी रेमेडी हो सकती है। जी और सर। फिर एक चीज ये भी होता है कि बीसीआई को भी ऑर्डर दे सकता है कि बीसीआई जो है वो स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन ले ले, और वैसे भी एआईबी तो लेते ही है ना, हाँ एलएलबी करने सर, से प्रैक्टिस तो लेते कोई हैं कर पर। नहीं सकता। एलएलबी के बाद हाँ भी सर, पर। एआईबी तो देना पड़ता है हमारे हाँ एग्जाम। सर, वो देना पड़ता है, पर बीसीआई की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो हम एआईबी की एग्जाम कैसे दे सकते हैं? हाँ यस, तो उसमें फिर वो रिलैक्स करने के लिए वो रेमेडी आप मांग सकते हैं, देख सकते हैं, कोर्ट उसमें हाँ देख सर। सकता है कि, जी क्योंकि सर। फॉरेन डिग्री वाला भी मामला हो गया था। अभी देखो कोविड पैंडेमिक के दौरान हुआ था कि विदेशों से जो किया, तो उनकी मेडिकल डिग्री भारत में मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो अब उनको मान्यता देना कि नहीं देना, तो रेगुलेटरी बॉडी पक्षकार बनाया जा सकता है, ताकि उनका पक्ष भी कोर्ट सुन के निर्णय ले, जी सर। है ना। जी, तो ये थैंक यू तो सर, मतलब बड़ा वेरी। अनफॉर्चुनेट केस है मध्य प्रदेश का। लेकिन कितने स्टूडेंट्स है इसमें इस तरह से इन्वॉल्व, मतलब जो अफेक्टेड? सर, लगभग Recording in किस तरह से, progress. मतलब क्योंकि ये तो समझ गए थे कि प्राइवेट वाले हैं, ये लोग रिश्वत देके मान्यता ले लेते हैं। तो जी इस सर। तरह से जो उन्होंने इरेगुलरिटी पाई, 2017 का मैटर है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी। आउटकम अभी मुझे भी पता नहीं चला कि फाइनली क्या हुआ उस केस का, जी जी। लेकिन वो ऑर्डर मुझे पता है कि ऐसा हुआ था एक।
पूरा ऑर्डर पढ़ा भी है मैंने। 4 यूनिवर्सिटी के एमटेक का मामला था वो, 4 कॉलेजेस का। उन्होंने एआईसीटी को मौका भी दिया था कि स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करे। तो 2018 में विज्ञापन करके उन्होंने स्पेशल एग्जाम भी कंडक्ट किए थे 2 बार। तो उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट्स है वो जिनको एमटेक डिग्री मिल गई वो फिर से एग्जाम देंगे और पास आउट हो जाएंगे तो डिग्री रख लेंगे, और किसी को नहीं करना है तो अपनी पैसे वापस चाहिए तो उसको पैसे वापस मिल जाएंगे, एमटेक डिग्री यूज नहीं कर पाएंगे। और साथ में ये भी ऑर्डर दिया था कि उसके आधार पर जिनको नौकरी या प्रमोशन मिले हैं तो नौकरी या प्रमोशन विड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनको जो सैलरी पे कर दी गई वो उनसे रिकवर नहीं की जाएंगी। इस तरह के ऑर्डर हुए थे उसमें। सर यहाँ भी इसी प्रकार से कुछ हुए हैं, जैसे 2011 से एप्लीकेशन नहीं था, बार काउंसिल ने नया लिस्ट नहीं निकाला था, इस वजह से 2017 वाले का भी कुछ लोगों का बीसीआई से रजिस्ट्रेशन होके एब की भी एग्जाम निकाल ली गई है। तो उस तरह तो फिर इस प्रकार से आपत्ति दर्ज करेंगे तो बच्चों का भी नुकसान होगा जिनने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उसमें देखिए, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव भी आप देखते रहिए, क्योंकि ऐसा है कि एक ही मैटर के पीछे और लग के केवल लड़ाई झगड़ा करके पूरा करियर, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं सर, क्योंकि सिविल वो रेमेडी तो मैंने है बताया सर। उसमें केवल हाँ नहीं सिविल सर, क्रिमिनल रेमेडी है, लेकिन उसमें साथ में अपने करियर के इंटरेस्ट में भी दूसरी चीजें भी उसमें देख सकते हैं कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी देखते रहना चाहिए। नहीं सर, वो तो है सर, पर क्या है सर, मुझे लॉ विधिक मतलब कानून में ही अपना करियर बनाना है, इस वजह से मैं वहां पे सारी यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इसी में सारा चीज करना है, इस वजह से मैं कानून को, नहीं तो सर डिग्री उग्री तो हो चुका है, बाकी तैयारी भी करके अपन बैठे हुए हैं, पर वो क्या है सर, मुझे कानून के तहत ही काम करना है। इस वजह से मुझे इतनी मेहनत करना पड़ रहा है, जबकि मैंने ये सारी चीज करने के बाद भी मेरे ऊपर बहुत सारी चीज करके बैठे हैं सर, कॉलेज वाले भी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैसे सर, इस चीज से करूंगा तो नुकसान है मेरा ही है ना सर। जी सर, और ठीक उसके सर, अलावा वेरी भी बहुत थैंक सारी चीजें होती है। लिटिगेशन के अलावा भी पैरालीगल वर्क है, लॉ फर्म में काम करना, और ऐसे इस तरह के बहुत सारे अल्टरनेटिव उसके बाद भी होते हैं यू। जी सर, इन जी स्पाइट सर, ऑफ, वेरी। है ना। तो वो भी आपको अल्टरनेटिव है, वो भी देखने चाहिए, जी क्योंकि देखो लोगों हाँ को सर। काम से मतलब है, वेदर यू हैव डिग्री और नॉट, दैट इज नॉट जी इम्पोर्टेंट टू सर। सम पीपल। तो इसलिए ये कि जो पैरालीगल वर्क है, बहुत सारे कई ऐसे काम है जो कर सकते हैं। इवन जो ये जो ग्रेजुएशन तो होता ही है, तो जो जॉब लग जाता है उसमें भी कई लोग हैं कि दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बट स्टिल दे आर डूइंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। खुद मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ, जी सर। लेकिन सभी पैरालीगल वर्क कर लेता हूँ, है ना। तो आई जी एम इन सर। हाउस काउंसिल। तो वो जो भी मतलब ये है, किसी कंपनी में जैसे फैक्ट्री वेलफेयर ऑफिसर होते जी हैं, सर। वो लेबर लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, तो कंपनी में फैक्ट्री वो वेलफेयर ऑफिसर या इस टाइप का भी काम कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी सब एलएलबी होते हैं, जी दे सर। आर नॉट एडवोकेट्स जी बट दे आर डूइंग ऑल कंसल्टिंग एंड ऑल से वर्क। हाँ, वो पब्लिक को नहीं करते, बट दे आर कंसल्टिंग टू, दे आर एडवाइजिंग देयर ओन इंस्टीट्यूशंस, जी है सर। ना। तो इस तरह का जो काम है जी वो तो सर। कर ही जी सकते सर। हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब लिटिगेशन और से प्रैक्टिसिंग बिफोर कोर्ट इज नॉट द ओनली जी अल्टरनेटिव। तो वो भी आपको ध्यान में जी रखना सर। चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो मतलब कि वो जिंदगी का अंत हो गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, एकदम ऐसा नहीं है। नहीं। तो जी सर। अल्टरनेटिव पाथ है ना, हमेशा एक्सप्लोर कीजिए कि कुछ ना कुछ एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ जी उपाय सर। निकल जी आता है ना। जी तो आप सर। देख सकते हैं कोर्ट केस परस्यू करने के साथ साथ, है ना। जी सर सर। इसी मेरे को मैं थैंक यू सर। कुछ बोलना जी सर। चाहूंगा। सर क्या हाँ है जी। कि जिस प्रकार से जो संज्ञान पे विष्णु प्रसाद जी ने लेके आए हैं, उस तहत कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनने 3 साल समय देने के साथ में जज के एग्जाम के लिए भी तैयारी और कोचिंग चालू कर चुके थे। अब जब जिस प्रकार से पता चल रहा है कि डिग्री ही उनकी वैलिड नहीं है, तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा निराश। और यहाँ पे तो ऐसा है कि 2016 से जो मैडम वहाँ पे पढ़ा रही थी, वो भी उसी कॉलेज से पास आउट है, और उनके जो पति है वो एचओडी थे। और बाकायदा उनको भी मालूम था कि एथिलेशन और सारी चीजें प्रोसेस है वो 2011-12 से नहीं है। तो यहाँ पे जानबूझ के सारी चीजें की गई है। और जिस प्रकार से आपने बोले कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आएगा या एग्जाम के तहत यानी कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, तो उस तहत हमें तो यही है कि बच्चों को मोटिवेट ही करना बेटर रहेगा कि इसके अलावा भी आप और क्या मतलब इस डिग्री को जो समय दिए हैं उसको कैसे किस प्रकार से आप कहीं पे और ज्ञान वही का मैं कह रहा था उपयोग कर ये सकते हैं, जैसे आपने अभी फैक्ट्री का लेबर लॉ का बिल्कुल बिल्कुल। बताया। तो इसमें देखो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको जो स्कूल में ही ड्रॉप आउट हो गए, कि जिन्होंने पढ़ाई तक नहीं की, ऐसे लोग भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं।
तो हमको डिग्री को जॉब के साथ जोड़ने के देखने की बजाय हमको दूसरे जो अल्टरनेटिव है वो भी हमको देखने चाहिए, और वो करते हैं तो कुछ ना कुछ उपाय उसमें जरूर निकल आ सकता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। और कोई बाकी प्रश्न? और लोगों के क्वेश्चन ले लीजिए सर, टाइम भी हो रहा है। हेलो। हाँ यार, हाँ जी। और आनंद चतुर्वेदी जी, यस कहिए। हाँ सर, नमस्ते सर। बेसिकली मैं एक जानकारी चाह रहा था सर। मैंने सर एक आरटीआई लगाया था राजस्व विभाग में, भोपाल में। तो सर उसमें उन्होंने क्या किया था कि जैसे जो एमपीआरटीआई का जो हमारा पोर्टल है ऑनलाइन वाला, उसमें हम किसी कलेक्टर को सर मार्क करके उनसे जानकारी डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है किसी कलेक्टर वगैरह को हम डेजिग्नेट कर सकें। तो उसमें जैसे मुझे राजस्व विभाग की जानकारी चाहिए थी, मैंने राजस्व मंत्रालय को किया। उनने क्या किया कि वहां से राजस्व आयुक्त ने भेज दिया सर कलेक्टर पन्ना को लेटर कि ये जानकारी उपलब्ध कराएं। आज तक सर उसकी मतलब 2-3 महीने हो गए सर, कोई जानकारी नहीं। पहले भी मैंने कई बार अप्लाई किया। बेसिकली सर मैं भी फर्स्ट अपील वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और सर मैं डिफरेंट लोकेशन पे आउटसाइड जॉब करता हूँ। कुछ नहीं, 6 में आप फिर लगा दीजिए। जैसे आपको पता चल गया कि कलेक्टर पन्ना के पास धारित है, ठीक है, तो आप 6 में फ्रेश एप्लीकेशन कर दीजिए। सर लेकिन पहले आपको एमपीआरटीआई पता नहीं था, पहले आपने सोचा कि मंत्रालय में होंगी। अब मंत्री के पास वहाँ पे मंत्रालय में नहीं है सेंट्रलाइज लोकेशन पे, तो अब चूंकि आपको पता चल गया कि ये पन्ना में है, तो आप वहाँ के जो है जो ऑफिस का आपको पता चल गया जहाँ ट्रांसफर की गई, वहाँ पे आप 6 में लगा दीजिए, है ना। सर एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था, एक्चुअली क्या है सर, मैं बाहर रहता हूँ, तो अभी एमपीआरटीआई में जो भी ऑनलाइन वाले जितना पॉसिबिलिटी होती है ना सर, तो ऑनलाइन डिजिटल वाला सर मैं कर लेता, तो इसमें क्या। पूरी दुनिया में एयरमेल भी चलता है, आप बाय पोस्ट करिए ना। आप यहाँ से अमेरिका बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन के चक्कर में क्या पड़े। जी। और सर इसमें एक यहाँ से निवेदन अमेरिका मैं में कर 1 रहा हफ्ते था में पहुंच जाता है, एयरमेल से आप लेटर भेजिए, एयरमेल से पहुंच जाता है, तो बाय सर पोस्ट एक से भी कर सकते हैं ना आप। जी, इसमें सर निवेदन ये कर रहा था कि सर इसमें मैंने एक एप्लीकेशन फिर दोबारा से किया कि उसमें क्या इन्हें जानकारी दिया है। जैसे मैंने फर्स्ट अपील का तो सर टाइम निकल गया था, तो मैंने आरटीआई ये लगाया कि मैंने ये आरटीआई लगाया था इसके संबंध में क्या जानकारी उपलब्ध कराया, उसकी जानकारी मैंने मांगी थी। और सर मैंने कई आरटीआई किया राजस्व विभाग में, आज तक कोई जानकारी नहीं आई। और सर मैं इसको बराबर फॉलो अप भी नहीं कर पाया, जैसे प्रथम अपील, द्वितीय अपील। तो मैंने सर इस बार एक अपने सोच के माध्यम से मैंने ये किया कि जैसे उसमें अदर डिपार्टमेंट को हम कर देते हैं और 6-3 के तहत वो ट्रांसफर कर दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को, यदि हमने किसी को गलत असाइन कर दिया। तो सर उसमें मैंने क्या किया था कि अपने सूचना आयोग को ही, मैंने भोपाल को ही सिलेक्ट किया हुआ था, और वहां से मेरा लेटर जो है तो रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि उसको सर मेरा निवेदन ये था कि 6-3 के तहत सर उसको कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता, जैसे वहां से संबंधित नहीं था, क्योंकि मैंने कोई अपील नहीं की थी। मैंने फर्स्ट लेटर ही लगाया था जानकारी के लिए, 6-1 पे मैंने लगाया था। लेकिन सर उसको 6-3 पे ट्रांसफर ना करके सर वहीं से अब हमारे सूचना आयोग से ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया सर। तो मैं ये जानकारी ये चाह रहा सर, ये सेक्शन 6 सब कंप्लेंट और अपील क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि देखो 6-1 में वो तभी लेते हैं जब वो पीआईओ को एड्रेस हो। तो आपने क्या सूचना आयुक्त को लिखा था कि पीआईओ सूचना आयोग को लिखा था? सर मैंने अभी लेटर शेयर किया था, खंडेलवाल सर को भी शेयर किया था ये चीज। मैं शेयर हैज गॉट नो मीनिंग। देखो उसमें ऐसा ना, आप पीआईओ को लिखो, साथ में एक प्रतिलिपि आप राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री किसको लिखा, नोबडी डज एनीथिंग। क्योंकि उनका अलग से पीआईओ होता है, वो खुद उसके प्रति जवाबदेह होते हैं सूचना आयोग के प्रति। तो अनलेस यू राइट इन 6(1) और 6(3), कॉपी मार्क करने का कोई मतलब ही नहीं। जी कॉपी मार्क करने का कोई प्रावधान है एक्ट में? कोई प्रावधान नहीं है सर। इसमें जो मुझे जानकारी मिली है, इसमें लोग कॉपी मार्क करते हैं वो ये इसलिए करते हैं कि या तो दूसरों के संज्ञान में आए कि देखो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या देखो मैं यहाँ पे आरटीआई लगा रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी इवन केयर्स फॉर दैट। कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता है। लोग अपनी लाइब्रेरी देखते मुझे क्या करना है। तो कानून के मुताबिक कानून की प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो वो करेंगे। अदरवाइज क्या है कि केवल कॉपी आप मार्क कर दो इधर उधर, तो वो कुछ नहीं करते उसका। दे डोंट इवन फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि वो ये बोलते हैं, वो इवन हमारे यहाँ भी मैंने देखा लोग सीएम पोर्टल पे लिखते हैं मुख्यमंत्री को क्या पावर है अभी आरटीआई में। जी क्या एक्ट में कहीं लिखा है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का अमुक काम करेंगे, ऐसा कहीं लिखा है एक्ट में? तो जो कानून की प्रक्रिया यदि हम फॉलो नहीं करते तो दूसरों को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कानून का पालन करेंगे? क्योंकि वो देखते मेरी लाइब्रेरी क्या है, मुझे क्या करना है। तो उसमें केवल लाइब्रेरी पीआईओ की है, एपीआईओ की, अपीली अधिकारी की, सूचना आयोग। तो जो प्रॉपर अथॉरिटी जो डेसिग्नेटेड है, स्पेशल कोड बने हुए, प्रक्रिया बनी हुई है, तो वही हमको फॉलो करना चाहिए। हाँ, सूचना लेने के बाद आप चाहे जिसको शिकायत करो, आप सीबीआई को लेटर लिखो, दैट्स फाइन। कि आपको भ्रष्टाचार का प्रकरण मिलता है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं जानकारी हासिल करने के बाद। लेकिन है कि अदरवाइज आप ये चीजें मार्क करोगे
तो उस पर कोई कुछ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो मानते हैं कि इट इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, तो लेके फाइल कर देते हैं बस। जी। तो सर मैं इसमें जानकारी ये चाह रहा था, जैसे सेक्शन 6(3) जो है, सब सेक्शन 3 है इसका, तो इसके तहत सर ट्रांसफर भी तो किया जा सकता है सूचना आयोग से संबंधित विभाग को। वो किया करने की जिम्मेदारी पीआईओ की है ना, वो आपने नहीं किया तो दूसरा कोई ट्रांसफर थोड़ी करेगा, क्योंकि वो भी आपने जब पीआईओ को लिखा है तो वो पीआईओ ही करेगा। अदरवाइज आपने सपोज राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को किया तो उनका क्रेडिट ट्रांसफर का काम थोड़ी करेगा ना। जी। हाँ, जो आपका पीआईओ है वो दूसरे पीआईओ को ट्रांसफर कर सकता है, वो मुख्यमंत्री के पीआईओ, क्योंकि पीआईओ टू पीआईओ ट्रांसफर होता है। उसमें फिर मतलब कोई अन्य अथॉरिटी को यदि आप करो तो वो उस चीज पे वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति डेसिग्नेटेड होता है और जो डेसिग्नेटेड होता है वही वो कार्य करता है। सर जब इसमें जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसमें जो ऑप्शन आ रहा था, मैंने कार्यालय का नाम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग किया हुआ है और चाही गई जानकारी के प्रकार में प्रमाणित प्रति है, प्रमाणित नमूना, और मैंने वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया था। और ये जो मुझे लेटर आया है अपने राज्य सूचना आयोग से, तो इसमें जो लेटर आया है के खरे जी, लोक सूचना अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, तो इनने लिखा है इस पे सब्जेक्ट लाइन पे कि 6(1) के तहत आपका आवेदन प्राप्त हुआ है और ये संबंधित विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए संधारित नहीं की जा सकती है, और उसको रिजेक्ट कर दिया इनने। हाँ, तो ऐसा है कि 6(3) में भी उसको खुद स्वयं जानकारी है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। यदि उसको ही नॉलेज नहीं है तो पूरे इंडिया के ऑफिस का नॉलेज कलेक्ट करना ये पीआईओ का काम नहीं है। यदि उसके नॉलेज में है तो वो दे सकता है, अदरवाइज 6(1) में रिजेक्ट भी कर सकता है, वो वापस भी कर सकता है। नहीं सर, ये राज्य सूचना आयोग की बात कर रहा हूँ, अपने एमपी की मैं। राज्य सूचना आयोग की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी देखो, उसमें ऐसा होता है कि आप कंप्लेंट या अपील हो तब तो 18 नंबर के या 19 नंबर के रजिस्टर में डालेंगे वो, ठीक है, कंप्लेंट या अपील में। यदि वो कंप्लेंट या अपील नहीं है और सूचना धारित भी नहीं है तो 6(3) में क्या है कि किसी भी देखो, एवरी पीआईओ इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर हिज और हर ओन ऑफिस। मेरे ऑफिस में क्या है मैं बता सकता हूँ, मेरे ऑफिस में क्या नहीं है मैं बता सकता हूँ, दूसरे के ऑफिस में क्या है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन सर ट्रांसफर तो किया जा सकता है ना सर, ये तो है ना अपने 6(3)। उसको मालूम है तो, यदि उसको पता है कि किसके बाद, अदरवाइज वो ट्रांसफर गलत करना वो भी गलत हो जाता है। क्या वो बाकी लोगों को बिजी कर दे कि मेरे पास नहीं आपके पास होगा, तो वो ट्रांसफर करने का जो प्रावधान है ना, यदि उसको मालूम होता है या सूचना से पता चलता है, और यदि आपको ही पता है तो आप खुद 6(1) में क्यों नहीं कर रहे? व्हाई यू आर इंसिस्टिंग ऑन 6(3)? यदि खुद कार्यालय का नाम पता है कि अमुक कार्यालय में ये इन्फॉर्मेशन हेल्ड है, तो आप डायरेक्ट जिसके पास है उसके पास क्यों नहीं कर रहे हो? सर आगे से हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन सर मैं इसमें जानकारी चाह रहा था कि सर सूचना आयोग में, जैसे उसमें मैंने जो लेटर भी अपना अपलोड किया हुआ था वो राजस्व मंत्रालय का, तो सर वो तो डेजिग्नेटेड ऑलरेडी, उनको उसमें मैंने लेटर भी डाला। मालूम है तो देखो यार, वो वैसे भी इवन कंप्लेंट या अपील भी नहीं लेते अनलेस यू हैव फॉलोड। पहले तो आप एप्लीकेशन की कॉपी लगाइए, फिर 10 रुपए जमा करने का प्रूफ लगाइए, पीआईओ ने क्या आपको रिप्लाई दिया वो लिखिए, फर्स्ट अपील आपने किया है तो उसका कॉपी करिए, उसके बाद आपको फर्स्ट अपील की सुनवाई की नोटिस आई तो उसकी कॉपी लगाइए, फिर अपीली अधिकारी का ऑर्डर है तो तब लगाइए, उसकी कॉपी लगाइए। ये सब करोगे तब वो अपील रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज उनका विधिकारी अधिकारी आपकी अपील तक लौटा देता है। दैट इज द प्रोसीजर। और फीस के यदि नियम किसी स्टेट में बने तो वो साथ में फीस भी होनी चाहिए, तो ही वो रजिस्टर करेगा, 19 नंबर के रजिस्टर में एंट्री करेगा। तो वो 18 या 19 के अलावा बाकी कोई लेटर के लिए उनके पास जगह नहीं होती। और 6(1) में स्पष्ट उसने सर्टिफिकेट दे दिया हमारे पास नहीं है, बात खत्म। अब यदि आपको मालूम है राजस्व मंत्रालय, तो आप दूसरी जगह पर क्यों कर रहे हो? दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग 6(1). तो आप यदि 6(1) फॉलो नहीं कर रहे तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद करेंगे वो 6(3) फॉलो करेंगे? और फिर 6(3) के लिए क्या, इवन जो लिस्ट होती है, जो उनके पास 8-8, 10-10 हजार, मतलब उत्तराखंड में ये 8,000 पब्लिक अथॉरिटी है, तो वो पूरे स्टेट का वो कैसे पता लगाएगा कि कौन से कार्यालय में धारित है? और वो गलत ट्रांसफर कर देगा तो और प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर। और फिर ट्रांसफर करने के बाद वो भी एक बार किया जा सकता है, उसमें ये कि एक व्यक्ति दूसरे को करे, दूसरा तीसरे को करे, ऐसा लंबी चेन बनाना वो भी प्रतिबंधित है। बाउंस करना भी मना है कि मेरे पास नहीं तेरे पास है, तेरे पास नहीं मेरे पास है, तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बार बार उसको फुटबॉल बना दे, ये भी उसमें अलाउड नहीं है। तो 6(3) में बहुत प्रॉब्लम है। 6(3) समझ की दवा नहीं है। आपको यदि पता है तो 6(1) में कर दीजिए ना। यदि आपको पता चलता है कि अमुक कार्यालय में, अमुक ऑफिस में, अमुक जगह पर हो सकती है, और हर एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए जिम्मेदार है, पूरे इंडिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। जी। इवन राष्ट्रपति भवन भी, माने एक आरटीआई कार्यकर्ता ऐसे वो राष्ट्रपति के नीचे किसी से बात ही नहीं करते, तो राष्ट्रपति इज नॉट सपोज टू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटायर इंडिया। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवरल ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया। तो वो क्या करते हैं, 6 दिन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एट में उनकी वही ड्यूटी है।
तो 6 जी दिन जी में ट्रांसफर करते थे, 5 दिन बाद भूल गए, बात खत्म। फिर आप ना उस पे वो कर सकते हो, उनके खिलाफ आप अपील कर सकते हो, ना सेकंड अपील कर सकते हो। वो तो बता देंगे हमने ट्रांसफर कर दिया, दैट वाज आवर ओनली ऑब्लिगेशन। क्योंकि उनके पास सूचना आधारित नहीं है, तो देने के लिए भी वो बाध्य नहीं है ना। सर। तो जैसे इसलिए मैंने जहाँ फर्स्ट पर अपील हो सर फर्स्ट अपील नहीं किया और उसके सर 30 दिन से हाँ, ज्यादा तो का वो समय फॉलो हो करो, गया। तो वो लिमिटेशन हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर से करिए, रिवाइव करिए, फिर से 10 रुपए लगा के एप्लीकेशन करिए। शुरुआत से। केस एक्सपायर हो गया, हाँ केस एक्सपायर हो गया तो फिर से एप्लीकेशन लगाइए, अगली बार परस्यू करिए उसको विद इन टाइम लिमिट्स। खुद सर आपको मैं भी फॉलो करनी पड़ेगी ना। आप यदि स्वयं एक्ट को फॉलो नहीं करते तो दूसरे से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे सर करते मैं हैं ये फिर? जानकारी चाह रहा था, जैसे जो पहले जो लगाया था आवेदन, उस आवेदन पे जो उन्होंने जवाब दिया, मतलब जवाब तो दिया ही नहीं, फिर भी मैं आरटीआई में उसके उसके संबंध में उन्होंने क्या जवाब रिप्लाई दिया है उसकी कॉपी मांगू, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन वो फायदा नहीं है ना, आप रिमाइंडर उसी को भेजो, उसको मिला कि नहीं मिला ये भी देखो। और दूसरी बात ये कि यदि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से नहीं हुआ है तो आप स्पीड पोस्ट से भेजो, 2 दिन में स्पीड पोस्ट हो जाएगा, 2 दिन देरी से आएंगी सूचना, और क्या। रजिस्टर्ड पोस्ट डालो तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट को खत्म नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रॉय करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए। मेरा मतलब सर फ्रेश आवेदन जैसे कर रहे हैं तो जो हमने सूचना चाही थी पहले, सेम नहीं नहीं, सूचना वो सब दोबारा करने की अप्लाई जरूरत नहीं, करें? वो आप नया केस रिवाइव करिए। नहीं तो पिछले वाले का उसके पास मान लो नहीं रिकॉर्ड है तो फिर और ज्यादा वो फंस जाएंगे, वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके पास जो पिछला जो रिकॉर्ड है आपको भी वो लगाना पड़ेगा। तो उसको लंबी कहानी बनाने की बजाय फ्रेश एप्लीकेशन करके फ्रेश केस कर लीजिए। जी 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 पिछले केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने पे पड़ गए तो फिर आपको भी वो अब पता नहीं उसके पास है भी नहीं, और इलेक्ट्रॉनिकली वो एक्सेप्ट करते नहीं, हो सकता है उनके पास ऐसा नियम वो इलेक्ट्रॉनिकली दे डोंट एक्सेप्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंटरटेन करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं, इट इज वॉलंटरी। जी अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है बाइंडिंग। जी जी अभी सिर्फ नोटिस देकर पूछा गया है कि आप फैसिलिटेट करिए। जी कोई ऐसी लीगल जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि ऑनलाइन को एंटरटेन करके वो उसको प्रोसेस भी करे। तो जो लोग मानते हैं वो लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ अथॉरिटी ने कुछ फैसिलिटी है, कुछ लोगों ने कर भी दिया है, कुछ लोग ऑनलाइन करते, कुछ लोग ऑनलाइन सुनवाई भी करते। ये सब संसाधन पर डिपेंड है, ऐसा कानून नहीं है कि ऐसा करना ही है ऑनलाइन को एंटरटेन। सर इसमें अभी जैसे आप सर वो स्पीड ऑनलाइन पोस्ट से भी, स्पीड पोस्ट से भी आप करिए ना उसको, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आप कर दीजिए। 2 दिन लेटर जाने में टाइम लग जाएगा, 48 घंटे में स्पीड पोस्ट पूरे इंडिया में कहीं भी चला जाता है। रूरल एरिया हो तो 72 घंटे में जाता है। तो 2-3 दिन बचाने के चक्कर में आप 2-2 3-3 महीने बर्बाद कर रहे हैं अपने, जी जी 40 रुपए बचाने के चक्कर में, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। सर इसमें अभी राहुल सर भी जैसे ऑनलाइन है, मैं सर राहुल सर से एक रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि जैसे अभी हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जो आरटीआई पोर्टल है ना, उसमें फर्स्ट अपील का भी ऑप्शन दे रहा है, उस तरह से सर थोड़ा सा इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है हमारे जो एमपी आरटीआई वाला है, क्योंकि इसमें सर अभी फर्स्ट अपील का कोई ऑप्शन नहीं है, कलेक्टर्स वगैरह को हम ऑनलाइन कर नहीं सकते सर। तो डिजिटल इंडिया में सर क्या है, विद इन मिनट्स में, सेकंड्स में हम कोई भी चीज की जानकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा ये यदि पोर्टल बनाया गया है तो इसको इफेक्टिवली मतलब थोड़ा सा लागू किया जाए, फर्स्ट अपील का भी ऑप्शन इसमें किया जाए, सेकंड अपील भले ही हम ऑफलाइन कर लेंगे। राहुल सिंह साहब जुड़े हैं क्या? आई थिंक वो मीटिंग में अभी नहीं है शायद। लेकिन हाँ चलो, कभी वो रिकॉर्डिंग देखते होंगे तो इसमें हर आयोग के ऊपर है कि कितना वो कंप्यूटराइजेशन या कौन कौन सी फैसिलिटी वो देता है। कुछ आयोगों ने फर्स्ट अपील सेकंड अपील के भी फैसिलिटी दी हुई है। सर कुछ जो हमारा आयोग राष्ट्रीय नेशनल आरटीआई है ना, उसमें सेकंड अपील का ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, लेकिन फर्स्ट अपील तक मैंने किया है सर। हाँ, तो तो उसमें है, वो लेकिन फैसिलिटी इसमें ने नहीं है। जो है अपनी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक या रिसोर्सेज के मुताबिक किया हुआ है। तो हाँ हाँ धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, क्योंकि देखो नई जनरेशन का ये है ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ही वो जो काम है वो भी तो किसी को करना ही है ना। तो अब अभी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बन रहा है ऑनलाइन एफआईआर, अब इतने साल से डिमांड थी। अब वो विंटर सेशन में जब बन जाएगा तो वो भी लागू हो जाएगा। ऑनलाइन केस डायरी, ऑनलाइन चार्जशीट, ऑनलाइन सर इसमें ट्रायल, क्या तो ये हो है जाएगा तो वकीलों को भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं सर, रहेगी। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने भी वकील जाते नहीं है, अब अपने जैसे चेम्बर सर में मैं बैठे बैठे बहस कर लेते हैं। तो धीरे धीरे चीजें भी हो जाएंगी। ऑनलाइन का सर, जैसे राहुल सर का लाइव सेशन में कभी देखता हूँ, उस पे ऑनलाइन जो केस का डिस्पोज करते हैं और सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन सर एक्चुअल में ना ग्राउंड लेवल पे बहुत कुछ कमियां हैं सर। मैंने आज तक देखे, मैं अपनी गलती मानता हूँ सर, मैंने फर्स्ट अपील नहीं की, मैंने सिर्फ आवेदन किया, लेकिन मैंने कितने आवेदन भोपाल भेजे हैं, इसमें राजस्व मंत्रालय। आपकी आवाज म्यूट हो गई, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर मैं ये अमन बोल रहा हूँ। चतुर्वेदी। हाँ सर।
ये सर मैं निवेदन कर रहा था सर, मैंने राजस्व मंत्रालय में बहुत सारे आवेदन किए, जबकि कलेक्टर ने आज तक रिप्लाई नहीं किया। उन्हें 6 दिन पे ना कलेक्टर को रिमार्क करते हैं राजस्व मंत्रालय वाले, राजस्व प्रमुख, और यहाँ से आज तक मेरे को रिप्लाई करो ना, तो जहाँ धारित है वहीं करो ना, आप 6 क्यों नहीं फॉलो कर रहे? आपको पता चल गया कि उनके पास नहीं है, तो वो तो ट्रांसफर कर दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब दूसरे ने जवाब नहीं दिया तो आप 6 में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली सर ना मैं ऑनलाइन के कन्वीनियंट के बेस पे कर रहा हूँ सर, कि मतलब ऑनलाइन में कर देता हूँ कि 6 दिन पे तो वहीं चला जाएगा। नहीं, ऑनलाइन में तो उसको वो आपको कंप्लेंट नंबर और ये तो मिलता होगा ऑनलाइन में, क्यों क्या हुआ उसका निस्तारण, ये भी आपको पता चलता होगा कहाँ ट्रांसफर हुआ वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, एक लेटर वो अपलोड करते हैं वहां पर कि हमने इसको कलेक्टर को रिमार्क कर दिया है। अभी ईमेल पे भी आता है हम लोग के यहाँ, लेकिन सर कलेक्टर फिर परस्यू करिए, फर्स्ट अपील सेकंड अपील से आप उसको परस्यू करिए। यदि किसी ने उसको 6 दिन को इग्नोर किया है, ट्रांसफरेंट को या अंतरण को, है ना, तो आप 6 दिन में उसमें फर्स्ट अपील सेकंड अपील की प्रक्रिया फॉलो करिए आप। जी सर, लेकिन क्या है ना, इतने मैंने आवेदन किए, ठीक है, मैं अपनी गलती मान तो मैंने फॉलो अप नहीं किया फर्स्ट अपील में। वीरेंद्र जी, अपन मतलब और क्या प्रश्न लें? और भी आनंद जी, देखिए अपन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, हमें दिख रहा है कि डिस्कशन आप लोग बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो कॉन्साइज रहा करिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ, मेरा तो यही इस कहना बात है को कि भी स्वयं भी ध्यान कानून रखा की जाए। प्रक्रिया फॉलो करिए। फर्स्ट अपील सेकंड अपील प्रक्रिया आप ही नहीं कर रहे हो तो आप सोचते हो कि लेटर लिखने से पीआई दे देगा, तो ऐसा होता नहीं है कई बार। चलेंगे हाँ, देवेंद्र जी, देवेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, कुछ आप अपनी बात रखना चाहेंगे आज के टॉपिक को लेकर के, और यदि कुछ आप भी समझ पाए हैं इस एक्ट को? हेमंत जी चंदेल ने भी जानकारी दी है, टंडल ने, कि सेकंड अपील इज ऑनलाइन इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट 2-3 स्टेट्स। यस, ज्यादातर स्टेट में सेकंड अपील ऑनलाइन हो गई है। उसी जब आरटीआई कानून डेंजर में आ गया है ऑलमोस्ट, तो भी सेकंड अपील भी ऑनलाइन हो गई है, तो खुशी की बात। अब तो इतना निराश होने की बात नहीं है, ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। और ये छोटी छोटी तो आरटीआई होगी तो ऑनलाइन की आरटीआई की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वीरेंद्र जी, एक कहावत भी है कि डिप्रेशन में जाने से अच्छा है छोटी छोटी चीजों में आदमी को खुशी ढूंढते रहना चाहिए। हाँ, सही बात है यार, तो पॉजिटिव साइड भी हमको देखनी चाहिए। वैसे आपको लगता है कि ये जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है, ये आपको काफी पॉजिटिव लगा होगा, जो रजिस्ट्रेशन बिल है 2023 का, कि इसमें काफी पीनल प्रावधान हटा दिए गए हैं और कई चीजें ऑनलाइन कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये एक एटलीस्ट ऐसा बिल है कि जिसमें सभी पत्रकारों को, मीडिया वालों को खुश होना चाहिए कि 160 पुराना एक कानून जाके एक और ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें आ रही है और काफी प्रक्रिया को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो ये तो एक भी जब स्ट्रक्चर देखा पुराने बिल का और ये पुराने एक्ट का और नए बिल का, तब मुझे पता चला कि इसमें कई चीजें जो है वो पहले से काफी अच्छी हो गई है। तो ये तो ऑप्टिमिज्म का कारण है ही। तो ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपने अच्छे से इसको संपादित किया कार्यक्रम को, और हमें थोड़ा कुछ और भी व्यस्तता है, तो आप लोगों से क्षमा और इजाजत चाहेंगे। अगले संडे को हम लोग फिर मिलते हैं, और कुछ नए टॉपिक पर सजेशन सुझाव आमंत्रित हैं आप लोगों के। कृपया व्हाट्सएप में और ग्रुप के माध्यम से भी आप लोग अपने सुझाव इसमें दे दीजिएगा। तो वीरेंद्र जी, कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया जाए। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा प्रेजेंटेशन आखिरी में वो डिस्प्ले हो नहीं पाया था ठीक से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। शेयर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए, तो उसको सेव कर लेंगे और सबको सर्कुलेट कर देंगे। आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ही आप अवेलेबल रहता है, आप ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं तो अच्छा रहता है। हम यहाँ पर एक बार पुनः धन्यवाद देंगे आनंददीप सर का, जो हमारे बीच में अभी भी जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर को हमारे बीच में आए। और हमारे जो भी अन्य महत्वपूर्ण साथी हैं जो कार्यक्रम में हमेशा ही बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अपनी बातें रखते हैं। उम्मीद है कि आज का जो वीरेंद्र जी का जो प्रेजेंटेशन है, आनंददीप जी का जो मार्गदर्शन है, राहुल सिंह जी का जो मार्गदर्शन है, वो आप सबको देवेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, देवेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं और वो मॉनिटर करते कार्यक्रम को, लेकिन हमें लगता है कि वो अपना कहीं व्यस्त भी है, तो फिर अगले संडे को उनको भी सुनते हैं। उनसे हमने चर्चा की थी कि यदि कोई टॉपिक है जिस पर विचार कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में है कि अपन चर्चा करना चाहें, तो एक बल्कि रखा जाए कार्यक्रम। तो उनका भी सुझाव हमने मांगा था। तो निश्चित तौर पे जल्दी कुछ हम लोग आगे इस विषय पर एक अन्य नए टॉपिक के साथ भी आएंगे जो कंटेम्परेरी और महत्वपूर्ण है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी धन्यवाद आपका। बीरेंद्र जी आपका धन्यवाद। एक YouTube का जो लिंक है जिसमें जो अभी वेबिनार होती है जिसकी रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है उसको आप यानी शेयर कर देंगे। धन्यवाद। वो हमेशा ग्रुप में मेसराम जी सब हमेशा शेयर होता है, हमें जब टाइम मिलता है तो उसको अपलोड कर देते हैं। अभी तो आप लाइव भी देख सकते हैं, लाइव जहाँ लिखा हुआ है फेसबुक करके लाइव लिखा हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ से एक लिंक भी रहता है, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। जी क्लिक करके आप लाइव में जा सकते हैं और फिलहाल वहाँ से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। Recording stopped.